ठीक है, अपन 5th नंबर का प्रॉब्लम देख रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 4 का 5th वाला सम पहले ले रहे हैं। इसके पहले अपन ने 3rd और 4th देखा है ना। 1st और 2nd मैंने तुम लोगों को अभी नहीं बताया, ठीक है। पहले अपन ये देख लेंगे, तो वो थोड़ा अलग है इसलिए उसको बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे अगर देखेंगे क्या बोल रहा है, अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, इसको मैंने p कंसिडर किया, देन इट इज कंटिन्यूअस, उसको मैंने q कंसिडर किया। तो यहाँ पे लिखते समय मैंने क्या लिखा, p बराबर अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, क्या बोला, अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, q बराबर क्या आएगा, अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस। यहाँ लिखा क्या है, इट इज कंटिन्यूअस, बेटा अपन क्या लिखेंगे, अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ऐसा लिख लिया आपने, ठीक है। इसका सिंबॉलिक फॉर्म प्रॉब्लम में इफ और देन अगर है तो सिंगल इंप्लाइज, जो पहला स्टेटमेंट है उसको मैंने p कंसीडर किया, जो दूसरा स्टेटमेंट है उसको मैंने q कंसीडर किया। अब मेरे को इसका कन्वर्स निकालना है, इनवर्स निकालना है, कॉन्ट्रापोजिटिव निकालना है। कन्वर्स मतलब क्या होता है, इंटरचेंज करो, कन्वर्स मतलब इंटरचेंज करो। तो इट्स कन्वर्स इज, p सिंगल इंप्लाइज q था ना, तो इसका कन्वर्स अगर अपन करेंगे तो यहाँ पे q सिंगल इंप्लाइज कितना आएगा, p आएगा, q सिंगल इंप्लाइज p आएगा, ऐसा लिख लिया आपने। अच्छा, इसके हिसाब से मुझे स्टेटमेंट तैयार करना है। मुझे पता है कि प्रॉब्लम में इफ सिंगल इंप्लाइज है तो इफ और देन तो आएगा ही, ठीक है। मुझे q बराबर बताओ क्या है, q बराबर क्या दिख रहा है अपने को, अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस। यहाँ पे क्या लिखेंगे, अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस, देन अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। लेकिन लिखते समय मैंने क्या लिखा, इट इज डिफरेंशिएबल। पहले मैंने डिनोट कर दिया कि फंक्शन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे इट लिखा, उसका मतलब ही क्या होगा, फंक्शन होगा। अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस, देन इट इज डिफरेंशिएबल। इट्स इनवर्स मतलब क्या होगा, इनवर्स मतलब क्या होगा, इसको सिर्फ नेगेशन साइन के साथ मल्टीप्लाई करो। तो अपन ने नेगेशन साइन के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या लिखेंगे, सिंगल इंप्लाइज है ना, तो प्रॉब्लम में इफ और देन तो आएगा, ठीक है। पहला p है लेकिन नेगेशन p देखना है अपने को, तो p बराबर क्या बोल रहा, अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, तो इसका नेगेशन क्या होगा, अ फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, देन नेगेशन q भी बोल रहा, मतलब q का भी नॉट बताना है, ठीक है। तो q बराबर क्या है, अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस, तो इसका नेगेशन स्टेटमेंट क्या होगा, देन इट इज नॉट कंटिन्यूअस, मतलब अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल, देन फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, इस टाइप का आ गया। तीसरा अगर अपन देखेंगे, कॉन्ट्रापोजिटिव क्या बोलता है, कन्वर्स क्या बोलता है, इंटरचेंज करो। इनवर्स बोलता है इंटरचेंज मत करो, सिर्फ नेगेशन साइन के साथ मल्टीप्लाई करो। और कॉन्ट्रापोजिटिव क्या बोलता है कि उसको इंटरचेंज भी करो और नेगेशन साइन के साथ मल्टीप्लाई भी करो। तो मैंने वही देखा, यहाँ पे इसको इंटरचेंज किया, q p आ गया और दोनों में नेगेशन लगा दिया, ऐसा लिखा। अच्छा, तो इसके हिसाब से स्टेटमेंट बताओ, क्यों बोल रहा, क्यों मतलब क्या होगा, अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस, तो स्टेटमेंट क्या होगा, इफ अ फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, देन क्यू बराबर क्या होगा, p बराबर, देन इट इज नॉट डिफरेंशिएबल, इट इज नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है। यहाँ पे अगर अपन देखेंगे तो पहले अपन ने कन्वर्स देखा, इनवर्स देखा, बाद में कॉन्ट्रापोजिटिव देखा, ठीक। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हुआ, ठीक है। सेम प्रॉब्लम है 6 नंबर का भी, इसमें बहुत इजी है। इसने क्या बोला, इफ देन, इफ और देन मतलब सिंगल इंप्लाइज। पहला स्टेटमेंट क्या है, इट रेन्स, इट रेन्स को मैंने p कंसीडर किया, ठीक है। देन द मैच विल कैंसल, ठीक है। तो यहाँ पे q बराबर मैंने क्या लिखा, द मैच विल कैंसल, ठीक है, ऐसा लिख लिया। इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या है, इफ और देन अगर है तो सिंगल इंप्लाइज है, इट रेन है मतलब p आ गया, द मैच विल कैंसल मतलब क्या हो गया, q हो गया, ठीक है। तो अपने को पता चल गया कि p बराबर क्या है, इट रेन्स है, q बराबर क्या है, द मैच विल कैंसल्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे कन्वर्स इसका क्या होगा, कन्वर्स मतलब क्या होगा, इंटरचेंज करो। इनवर्स मतलब इंटरचेंज मत करो, ठीक है, सिर्फ नेगेशन साइन के साथ मल्टीप्लाई करो। और कॉन्ट्रापोजिटिव क्या बोलता है, उसको नेगेशन भी लगाओ और इंटरचेंज भी करो। तो अपन कन्वर्स स्टेटमेंट देख रहे हैं, q सिंगल इंप्लाइज p, क्यों बोल रहा, क्यों मतलब क्या है, द मैच विल कैंसल, और इफ सिंगल इंप्लाइज है मतलब इफ और देन तो आएगा ही, मतलब इफ द मैच विल कैंसल देन इट रेन्स, देन इट रेन्स, इस टाइप का लिख लिया अपन ने। उसके बाद फिर इट्स इनवर्स की बात करेंगे। इनवर्स मतलब क्या होगा, सिर्फ नेगेशन साइन के साथ गिवन जो भी स्टेटमेंट है उसको मल्टीप्लाई करो, मतलब नेगेशन साइन के साथ मल्टीप्लाई किया तो नेगेशन p सिंगल इंप्लाइज q। तो अब अपने को आ गया बताना क्या आएगा, p मतलब क्या है, इट रेन्स, तो इफ इट डज नॉट रेन्स देन, इसका भी नेगेशन बताना है q का भी, तो देन
द मैच विल नॉट कैंसल, द मैच विल नॉट कैंसल, ऐसा लिख लिया। उसके बाद फिर इट्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव, कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या, उसको इंटरचेंज भी करो नेगेशन साइन के साथ, मल्टीप्लाई भी करो, इंटरचेंज भी करो नेगेशन साइन के साथ, मल्टीप्लाई भी करो। तो अब क्या आएगा, नेगेशन क्यों बोल रहा हो, तो क्या लिखेंगे, इफ द मैच विल नॉट कैंसल, नेगेशन हो गया ना, मैच विल कैंसल मतलब पी हो, क्यू हो गया, उसका नेगेशन क्या होगा, द मैच विल नॉट कैंसल देन इट डज नॉट रेन्स, ठीक है। तो यहाँ हमने कन्वर्स निकाल लिया, इनवर्स निकाल लिया और कॉन्ट्रा पॉजिटिव निकाला, ठीक है। तो ऐसा हमने लिख लिया। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का 6 नंबर का प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। हमने क्वेश्चन नंबर 4 का 3rd 4th 5th वाला प्रॉब्लम पहले ही देख लिया, ठीक है। अब अपन क्या कर रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड वाला प्रॉब्लम देखेंगे, थोड़ा अलग था इसलिए अपन इसको लास्ट में ले रहे हैं, पहले अपन ने जो इजी था वो ले लिया, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 की अगर अपन बात करेंगे तो इसने क्या बोला, यहाँ पे क्या बोला, अ फैमिली बिकम्स लिटरेट्स, क्या बोला, अ फैमिली बिकम लिटरेट्स इफ द वुमन इन इट इज लिटरेट्स, द वुमन इन इट इज लिटरेट। तो यहाँ पे एक्चुअल में मतलब क्या हो गया, देखो अभी तक प्रॉब्लम में क्या रहता था, पहले इफ रहता था, बाद में देन रहता था, पहले इफ रहता था, फिर एक स्टेटमेंट रहता था, फिर देन रहता था, ठीक है। और जनरली अपन जो पी के बाद वाला जो स्टेटमेंट है उसको इफ के बाद वाला जो स्टेटमेंट है उसी को पी कंसिडर करते थे। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा, देखो प्रॉब्लम में कहीं तो भी देन दिख रहा, क्या नहीं दिख रहा है ना, तो अपने को कंफ्यूजन होगा। तो यहाँ पे स्टेटमेंट कहाँ से स्टार्ट होगा, इसलिए मैंने इसको लास्ट में लिया है। इफ के बाद वाला जो भी है उसको अपन पी कंसिडर करेंगे, क्या कंसिडर करेंगे, पी। और इफ के बाद वाला अगर जो भी है उसको मैंने पी कंसिडर किया, तो जो सामने में जो बचा हुआ देन अ फैमिली बिकम लिटरेट्स, उसका ये मीनिंग निकलता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा द वुमन इन इट इज लिटरेट, इसको मैंने पी बोला है, और अ फैमिली बिकम्स लिटरेट इसको मैंने क्यू बोला है। तो यहाँ पे सिंबॉलिक फॉर्म जब लिखेंगे तो पी सिंगल इंप्लाइज क्यू लिखेंगे। इसका कन्वर्स अगर अपन देख रहे हैं तो कन्वर्स मतलब क्या होगा, इसको इंटरचेंज करो। अच्छा, इंटरचेंज करने के बाद अब अपन क्या लिखेंगे, तो अब अगर अपन देखते हैं क्यू बोल रहा है, क्यू अपन लिखते समय तो इफ और देन ही लगाएंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा इफ क्यू मतलब कितना, अ फैमिली बिकम्स लिटरेट्स, यहाँ पे मैंने ऐसा लिखा देन द वुमन इन इट इज लिटरेट्स, ये पी हो गया, ये क्यू मतलब क्या हो गया, अ फैमिली बिकम्स लिटरेट हो गया, और पी मतलब क्या हो गया, द वुमन इन इट इज लिटरेट। तो ये अपन ने कन्वर्स निकाल लिया। अब अपन इनवर्स की बात करेंगे, इनवर्स मतलब क्या होगा, सेम प्रॉब्लम है, सिर्फ नेगेशन साइन लगाओ, है ना। तो मैं क्या लिखूंगा, इफ पी मतलब क्या हो गया अपने पास, पी मतलब द वुमन इन इट इज लिटरेट, तो नेगेशन क्या होगा इसका, तो द वुमन इन इट इज नॉट लिटरेट, देन क्यू बराबर क्या है, क्यू बराबर क्या बोला मैंने, अ फैमिली बिकम्स लिटरेट्स, तो इसका नेगेटिव स्टेटमेंट क्या होगा, अ फैमिली बिकम्स डज नॉट लिटरेट्स, ठीक है। तो मतलब इसका भी नेगेशन लिया और इसका भी अपन ने क्या लिया, नेगेशन ले लिया। अब कॉन्ट्रा पॉजिटिव की अगर अपन बात करेंगे तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव मतलब यहाँ पे क्या आएगा, सेम प्रॉब्लम रहेगा। मैं इसको क्या करता हूँ, इंटरचेंज भी करता हूँ और नेगेशन साइन के साथ मल्टीप्लाई भी करता हूँ। तो मैंने इसको इंटरचेंज किया और नेगेशन साइन के साथ मल्टीप्लाई किया, तो स्टेटमेंट कैसा रहेगा, देखो नेगेशन क्यों बोल रहा हूँ, मतलब इफ उसके बाद पहला स्टेटमेंट फिर देन, ये तो लिखना ही है। नेगेशन क्यों बराबर क्या है, अ फैमिली बिकम डज नॉट लिटरेट्स, मैंने ये लिखा डज नॉट लिटरेट्स, देन the woman in it is not literate, तो woman in it is literate बोला ना, तो इसका नेगेशन क्या होगा, is not literate होगा। तो ये प्रॉब्लम नंबर 2 हो गया। ये थोड़ा अलग था, पहले if आया बाद में then नहीं था, है ना। तो अपन ने पहले ये इसको P बोला, इसको Q बोला, इसलिए इसको लास्ट में ले रहे हैं अपन, ठीक है। तो ये हो गया सेकेंड नंबर का, इसी में कंटिन्यू करो, ठीक है। तो यहाँ पे अभी पहला क्वेश्चन देख रहे हैं अपन, एकदम इस प्रॉब्लम में एकदम उल्टा जा रहे हैं। पहले अपन ने 3rd 4th 5th लिया, फिर अपन सेकंड और फर्स्ट ले रहे हैं, ठीक। फर्स्ट वाला स्टेटमेंट देखो क्या बोल रहा है, इफ x इज लेस देन कितना आएगा y, x इज लेस देन y, ये p हो गया। तो लेस देन का अपोजिट क्या आएगा, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू आएगा, ये चीजें याद रखने का। इफ के बाद जो स्टेटमेंट है उसको मैंने p कंसिडर किया, देन के बाद जो स्टेटमेंट है उसको मैंने पूरे को q कंसिडर किया। इसका मैं सिंबॉलिक फॉर्म निकालता हूं, तो ये क्या हो गया, p हो गया, ये क्या हो गया, q हो गया। तो p सिंगल इंप्लाइज q लिख लिया अपन ने,
इट्स कन्वर्स इज, कन्वर्स मतलब क्या, ये प्रॉब्लम है, इसको इंटरचेंज करो, क्यू सिंगल इंप्लाइज पी लिख लिया अपन ने, ठीक है, ऐसा लिखा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इफ Q मतलब क्या होगा, x स्क्वायर इज लेस देन y स्क्वायर वेयर x कॉमा y बिलोंग्स टू रियल नंबर, मैंने ऐसा लिख लिया, x कॉमा y बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन p बराबर क्या है, x इज लेस देन y, तो ये मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट इट्स इनवर्स की बात करेंगे, इनवर्स मतलब इसमें सिर्फ नेगेशन साइन लगाओ, नेगेशन p और नेगेशन q आ गया, ठीक है। तो नेगेशन p मतलब क्या, p बराबर क्या है, इफ जो p है x इज लेस देन y है, उसका नेगेशन क्या होगा, x इज लेस देन y का नेगेशन क्या होगा, तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, तो मैंने यहाँ पे लिखा x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू y, देन इसका भी नेगेशन लेना है, मतलब यहाँ पे x स्क्वायर इज लेस देन y स्क्वायर बोला, इसका अपोजिट कितना आएगा, x स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू y स्क्वायर, ठीक है, वेयर x कॉमा y बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। ऐसे ही अपन कॉन्ट्रा पॉजिटिव की बात करेंगे, कॉन्ट्रा पॉजिटिव में क्या करना पड़ता है, इसको इंटरचेंज भी करना है और नेगेशन साइन के साथ मल्टीप्लाई भी करना है, तो नेगेशन q मतलब नेगेशन q क्या है अपने पास, इफ x स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू y स्क्वायर वेयर x कॉमा y बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन नेगेशन p बराबर क्या, x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू y स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लेस देन है ना, इसका अपोजिट कितना आएगा, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू आएगा। तो ये अपन ने देखा कि क्वेश्चन नंबर 4 पूरा का पूरा अपन ने कंप्लीट किया। आई होप ये बहुत इजी टॉपिक था, तुम लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। इसके पहले लेक्चर में अपन ने एक्सरसाइज 1.3 पूरा का पूरा कंप्लीट किया था। आज अपन एक्सरसाइज 1.4 देखेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज 1.4 देखने के लिए सबसे पहले अपने को ये देखना है कि लॉज कैसे क्या होते हैं, ठीक है, लॉज का अपन क्या यूज़ करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे तुम लोगों को क्या करना है, देखो मैं पूरे लॉज की तुम लोगों को लिस्ट दे देता हूँ, इसको अच्छे से पढ़ना है और उसके बाद ही अपन एक्सरसाइज 1.4 करेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। ये पूरा थरोली अपने को एकदम अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। कम्यूटेटिव लॉ तुम लोगों ने मैट्रिसेस में भी पढ़ा होगा, कम्यूटेटिव मैट्रिक्स इस टाइप का। तो यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ मतलब क्या होता है, देखो अगर P और Q अगर है, क्या बोला मैंने, P और Q अगर है तो इसको इंटरचेंज करो, इंटरचेंज करो मतलब क्या होगा, कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर P और Q अगर है तो कितना आएगा, Q और P आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर P एंड Q अगर है, एंड रहे चाहे और रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, एंड रहे चाहे और रहे, उसको सिर्फ अपन इंटरचेंज करेंगे, उसका मतलब ही क्या होगा, कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। मतलब मैं तुमको रफली बता रहा हूँ, कम्यूटेटिव लॉ मतलब क्या होगा, अगर P एंड Q अगर है तो इसको आपस में क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे, मतलब Q एंड P लिखेंगे अपन, ठीक है। उसके बाद फिर P और Q अगर है तो इसको आपस में इंटरचेंज करेंगे, तो यहाँ पे कितना आएगा, Q और P, ठीक। तो इसका मतलब ही क्या होगा, कम्यूटेटिव लॉ हो गया। अब अपन एसोसिएटिव लॉ, जो न्यू सिलेबस आया है उसमें एसोसिएटिव लॉ का यूज नहीं है, फिर भी मैं लिखा के दे रहा हूँ। देखो एसोसिएटिव लॉ क्या रहता है, देखो दोनों में सेम कनेक्टिव्स आएंगे, है ना। यहाँ पे सीधा भी है, यहाँ पे भी सीधा भी है, यहाँ पे उल्टा भी है और यहाँ पे भी उल्टा भी है, ठीक। अब मैं क्या करता हूँ, ये पहले ब्रैकेट में है लेकिन मुझे ये इसको दोनों को ब्रैकेट में रखना है तो मैं रख सकता हूँ, या तो मेरे को ब्रैकेट उड़ाना है तो मैं उड़ा सकता हूँ, ठीक है। वैसे सेम अगर वैसे यहाँ पे देखेंगे, पहले ये ब्रैकेट है लेकिन मैं उसको अगर ये लास्ट के दो टर्म को अगर ब्रैकेट में लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ, या तो विदाउट ब्रैकेट अपन लिख सकते हैं, ठीक। तो तुम लोग को जब अपन पढ़ेंगे आगे तो उसमें ये कम्यूटेटिव लॉ यूज होगा और हर एक प्रॉब्लम में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज होगा। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है वो अपन देख लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की अगर अपन बात करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है, मतलब कोई भी टर्म को अंदर मल्टीप्लाई करना। देखो जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ P और Q एंड R, क्या बोला मैंने, P और Q एंड R, मतलब ये Q एंड और को मैं P के साथ Q के साथ भी मल्टीप्लाई करूंगा और R के साथ भी मल्टीप्लाई करूंगा। इसको मैं यहाँ पे देखता हूँ, तुम लोगों को बता दो मैं क्या कैसे करना है। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या बोल रहा हूँ कि अगर P और Q एंड R अगर है ना तो तुमको डिस्ट्रीब्यूट करना है। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करना मतलब क्या होगा, यहाँ पे अगर अपन देखेंगे तो ये P और को Q के साथ लिखो, तो P और Q लिखा, करेक्ट है।
अच्छा P और को Q के साथ किया, उसके बाद ये एंड वाली जो टर्म है ना इसको एज इट इज रखो और फिर से P और R करो, मतलब यहाँ पे P और कितना आ गया R, ऐसा मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया, मतलब P और को मैं Q के साथ भी लेके जा रहा हूँ और P और को मैं R के साथ भी लेके जा रहा हूँ, ठीक है, ऐसा मैंने लिख लिया। अब अगर मैं दूसरा अगर यहाँ पे देखता हूँ तो P एंड Q और R इस टाइप का भी अगर है तो डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, P एंड को Q के साथ मल्टीप्लाई करने का, P एंड Q हो गया और ये सीधा भी को अपन एज इट इज रखेंगे, फिर P एंड R, यहाँ पे P एंड R के पास भी अपन लेके जा रहे हैं, मतलब इस बार मैंने P एंड को डिस्ट्रीब्यूट किया दोनों के पास अपन ने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट किया, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या बोलता है, ये P और को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करो और इसके साथ भी मल्टीप्लाई करो, डिस्ट्रीब्यूट करो। अब देखो जिस प्रॉब्लम में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा उस प्रॉब्लम में कॉम्प्लीमेंट लॉ और आइडेंटिटी लॉ भी लगेगा, तो मैं तुम लोगों को कॉम्प्लीमेंट लॉ भी बताता हूँ। कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या है, कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या बोलता है, एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट मतलब अपोजिट, अगर ये P है तो वो P नहीं है, अगर ये Q है तो वो Q नहीं है, ठीक है, उसको ही अपन क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट, मतलब नेगेशन एक साइड का, यहाँ पे P है और इसका यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट प्रेजेंट है। अब सीधा V बोला मैंने, क्या बोला, सीधा V, उसके बाद फिर अगर सपोज मैं यहाँ पे P बोलता हूँ एंड यहाँ पे उसका कॉम्प्लीमेंट बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो अब अपने को ये पता रहना चाहिए, अब अपन ने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि सीधा भी रहा तो टी देखते, सीधा भी रहा तो क्या देखेंगे, टी देखेंगे, और उल्टा भी रहा तो फॉल्स देखेंगे। तो अब मुझे बताओ एक दूसरे का अगर कॉम्प्लीमेंट अगर प्रेजेंट है, एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट अगर प्रेजेंट है और प्रॉब्लम में सीधा भी है तो अपन क्या करेंगे, टी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टी लिखेंगे। अगर एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट प्रेजेंट है और प्रॉब्लम में उल्टा भी अगर है तो अपन क्या लिखेंगे, यहाँ पे फॉल्स लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फॉल्स, ठीक है। तो आपने को ये पता चला। आप सपोज अगर मैं ऐसा बोलता हूँ कि Q और नेगेशन Q, Q और नेगेशन Q, देखो एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है, प्रॉब्लम पे सीधा भी है और सीधा भी क्या बोलता है, T, देखो तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, T, Q एंड यहाँ पे नेगेशन ऑफ, अगर यहाँ पे मैंने Q लिखा, एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट प्रेजेंट है, बीच में उल्टा भी अगर है तो अपन फॉल्स देखेंगे, तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, फॉल्स लिखेंगे, करेक्ट है। तो ये क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट लॉ, जो कि मैंने लिखा है, तो ये मैंने कॉम्प्लीमेंट लॉ लिख लिया। अब कॉम्प्लीमेंट लॉ के बाद हर एक प्रॉब्लम में आइडेंटिटी लॉ लगेगा, क्या लगेगा, आइडेंटिटी लॉ। तो आइडेंटिटी लॉ क्या बोलता देखते हैं आप, देखो सपोज P और यहाँ पे T है, P और T है, तो आइडेंटिटी लॉ क्या बोलता देखो, P और T है, और अगर रहा तो क्या देखना पड़ता, और अगर रहा तो अपन ने देखा है ट्रूथ टेबल में कि T देखना है, ठीक है। तो मुझे बताओ क्या ये दोनों स्टेटमेंट में T दिख रहा, क्या दिख रहा, अगर इन दोनों में T अगर दिखेगा तो T लिखो, क्या लिखो, T लिखो। सपोज मैं यहाँ पे बोलता हूँ P एंड, यहाँ पे मैं T बोलता हूँ, P एंड T, पहले अपन लिखते P और F लिखते, क्या लिखते, F। अब इस केस में पहले ये देखो कि इसमें क्या सीधा V अगर है तो T देखो, तो प्रॉब्लम में अगर T अगर है तो T लिखो, और प्रॉब्लम में अगर T नहीं है तो स्टेटमेंट लिखो, प्रॉब्लम में T नहीं है तो स्टेटमेंट लिखो, और स्टेटमेंट जो है अपने पास P है, तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, P लिखेंगे, करेक्ट। उसके बाद फिर मैं दूसरे की बात करता हूँ, यहाँ पे सपोज P एंड T, ठीक है, ये क्या है, उल्टा V, उल्टा V मतलब अपने को क्या देखना है कि F रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए, F। सीधा V है तो T दिखा तो अपन ने T लिखा, सीधा V है T देखा, अगर T नहीं है तो स्टेटमेंट लिखा। वैसे उल्टा भी अगर है तो अपन F देखेंगे, क्या देखेंगे, F। अगर प्रॉब्लम में F नहीं है, प्रॉब्लम में F नहीं है तो उस केस में क्या लिखने का, स्टेटमेंट लिखने का, क्या लिखने का, स्टेटमेंट। अच्छा P एंड अगर F अगर है, प्रॉब्लम में उल्टा भी है और मुझे अगर F दिखेगा तो मैं F लिखूंगा, F नहीं दिखा तो स्टेटमेंट लिखूंगा। सीधा V है तो T देखूंगा, अगर T है तो T लिखूंगा, और T अगर नहीं है तो स्टेटमेंट लिखूंगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, आइडेंटिटी लॉ। देखो ये सीधा भी है, यहाँ पे T दिख रहा क्या, नहीं, जब T नहीं दिख रहा तो स्टेटमेंट लिखेंगे, तो मैंने P लिखा यहाँ पे, ठीक है। ये क्या है, सीधा भी है, प्रॉब्लम में T दिख रहा क्या, दिख रहा, तो मैंने T लिखा, ठीक है। उसके बाद फिर उल्टे V की बात करेंगे। उल्टा V क्या बोलता, उल्टा V में अपने को F देखना पड़ेगा, प्रॉब्लम में अगर F अगर है तो F लिखो,
ठीक है, यहाँ पे भी तो उल्टा भी है और उल्टे भी में अपन एफ देखते, अगर प्रॉब्लम में एफ नहीं दिख रहा तो स्टेटमेंट लिखते, तो मैंने स्टेटमेंट लिख लिया। ठीक है, अब इसके पहले अपन ने ऑलरेडी एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर 3 में अपन ने डी मॉर्गन्स लॉ, कंडीशनल लॉ और बाय कंडीशनल लॉ देखा था। अब डी मॉर्गन्स लॉ मतलब एक साइड से नेगेशन ऑफ कंजंक्शन होता है, डिसजंक्शन होता। ठीक है, तो डी मॉर्गन्स लॉ का मतलब ही क्या होगा, देखो डी मॉर्गन्स लॉ क्या बोलता, ये नेगेशन को अंदर मल्टीप्लाई करो। अपन ने किया है, जब नेगेशन स्टेटमेंट अपन बना रहे थे एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर 3 में, तो उस केस में अपन ने क्या किया था, ये नेगेशन को इसके पास लेके गए और ये नेगेशन को इसके पास लेके गए, दोनों के पास लेके गए। अगर सीधा भी है तो क्या हो गया, उल्टा भी हो गया, उल्टा भी है तो सीधा भी हो गया, या उल्टा भी है तो क्या हो गया, सीधा भी हो गया, सीधा भी है तो उल्टा भी हो गया। इसका मतलब क्या है, डी मॉर्गन्स लॉ। तुम लोगों ने डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ा है इसके पहले। ठीक है, उसके बाद फिर कंडीशनल लॉ, कंडीशनल अगर है तो सीधा भी आएगा और बाय कंडीशनल है तो उल्टा भी आएगा। तो कंडीशनल लॉ क्या बोलता देखते हैं अब। कंडीशनल लॉ क्या बोलता, पी सिंगल इंप्लाइज क्यू, पी सिंगल इंप्लाइज क्यू अगर है तो इसका ये स्टैंडर्ड स्टेटमेंट है जो कि अपने को याद रखना है। P सिंगल इंप्लाइज Q अगर है तो नेगेशन P और Q। ठीक है, ऐसा अपन ने लिख लिया। ठीक है, उसके बाद फिर अगर अपन बात करेंगे यहाँ पे, जैसे मैंने लिखा, किसी ने बोला Q और P, Q और R अगर बोला तो इसका स्टेटमेंट क्या आएगा, नेगेशन Q और R। किसी ने यहाँ पे R नेगेशन P सिंगल इंप्लाइज P अगर बोला तो क्या लिखेंगे अपन, इसका कंडीशनल लॉ अगर लगाना है तो पहला वाला जो भी स्टेटमेंट है उसमें नेगेशन लगाओ, नेगेशन R और P आ गया। सपोज P सिंगल इंप्लाइज अगर R अगर है तो क्या लिखेंगे अपन, नेगेशन P और यहाँ पे कितना आएगा R, इस टाइप का अपन लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कंडीशनल लॉ हो गया। क्या हो गया, कंडीशनल लॉ। अच्छा, कंडीशनल लॉ के बाद बाय कंडीशनल लॉ देखना है। ठीक है, हमेशा तुम लोगों को क्या आएगा प्रॉब्लम, जब भी आएगा तो पहले बाय कंडीशनल आएगा, फिर कंडीशनल आएगा, उसके बाद फिर डी मॉर्गन्स लॉ आएगा। ठीक है, तो अभी बाय कंडीशनल लॉ भी अपन ने इसके पहले देखा है कि P डबल इंप्लाइज Q अगर है तो P सिंगल इंप्लाइज Q एंड Q सिंगल इंप्लाइज P आ गया। तो देखो ये तो कंडीशनल लॉ हो गया ना, ये बाय कंडीशनल था, उसको मैंने सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद मैंने देखा तो इसके अंदर में कंडीशनल दिख रहा, और कंडीशनल दिखा तो मैं कंडीशनल लॉ लगा सकता हूँ। तो इसके आगे अगर चाहो तो तुम लोग कंडीशनल लॉ लगा सकते हो। तो कंडीशनल लॉ क्या होगा बताओ, यहाँ पे नेगेशन P और कितना आएगा Q एंड इसमें भी कंडीशनल लॉ लगाएंगे तो क्या आएगा, नेगेशन Q और यहाँ पे कितना आएगा P। तो ये एक्चुअल में बाय कंडीशनल है और ये क्या है, कंडीशनल है। ठीक है, तो सबसे पहले तुम लोग ये सब कुछ अच्छे से पढ़ो। ठीक है, ये अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट जो लॉज है वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ, उसके बाद आइडेंटिटी लॉ। ठीक है, और ऐसा समझ के चलो कि लॉजिक में अभी अपन सबसे टफेस्ट टॉपिक देखने वाले हैं। ठीक है, तो अगर ये लॉज तुम लोगों को अच्छे से नहीं आएगा तो आगे की एक्सरसाइज अपन सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़ो, फिर अपन नेक्स्ट क्लास में ये नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।